बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आज हमने लेक्चर नंबर 2 ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 14 में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने की कोशिश करनी है। डियर स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन से क्या मुराद है और ये कब वकूअ पजीर होती है? क्या कभी आप लोगों ने एक चीज का मुशाहिदा किया कि एक बड़ी सी आप ड्रिल मशीन ले लें जो कि दीवारों को सुराख करने के लिए हो। जब आप उस ड्रिल मशीन को ऑन करते हैं, वो ड्रिल मशीन रैपिडली घूमना शुरू कर देती है, बहुत तेजी से। अगर आप यकदम उसको दीवार के साथ टच कर लें, वेयर यू वांट अ होल टू बी देयर, जहां चाह रहे हैं कि एक होल होना चाहिए, एज सुन एज यू टच द होल, तो जो टच द वॉल, होता क्या है कि वॉल आपके उस ड्रिल मशीन की जो रोटेटरी मोशन है उसको हॉल्ट करने की कोशिश करता है, और नतीजा अगर आपने स्ट्रांगली ना पकड़ी हुई हो ड्रिल मशीन, तो वो थोड़ी सी ना आपकी दाएं बाएं हो जाती है। क्यों हुई? क्योंकि यकदम स्पीड चेंज होगी, यानी बहुत स्पीड से ड्रिल मशीन घूम रही थी, बट एज यू जस्ट टच्ड दैट ड्रिल मशीन विद द वॉल, वॉल ने उसकी मोशन को रोका और थोड़ी सी डायरेक्शन उसकी चेंज होगी। ये जो डायरेक्शन का चेंज होना है स्टूडेंट्स, इसी को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। कि जब कोई भी चीज एक मटेरियल मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में जाकर जाती है, यानी एक हल्के मीडियम से डेंसर में जाती है, तो उसके अंदर एक स्पीड में तब्दीली आ जाती है, और इस स्पीड की तब्दीली को ही एक्चुअली रिफ्रैक्शन कहा जाता है। कभी आप लोग एक काम करें, एक ग्लास ले लें और पानी से वो भरा हुआ ग्लास हो, यानी वाटर उसके अंदर हो। जैसे ही आप एक पेंसिल आप उसके अंदर डालेंगे, लेट्स से ये आपने पेंसिल डाल दी, ये पेंसिल उसके अंदर डाल दी, जैसे ही आप पेंसिल डालेंगे, ठीक है, ये पेन, तो आप ऊपर से देखेंगे कि पेंसिल थोड़ी सी आपकी जो है वो टिल्ट हुई भी होगी, यानी यूं होगी ये पेंसिल। अंदर से देखेंगे तो वो डिफरेंट होगी, और बाहर से देखेंगे तो वो टिल्टेड होगी, यानी आपकी टिल्ट होगी। ऐसा क्यों हुआ? जब आप उस पेंसिल को बिल्कुल सामने से देख रहे होते हैं, तो एक्चुअली जब यहां देख रहे होते हैं तो आप एयर में देख रहे होते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिफरेंट होती है। लेकिन जब आप उसको वाटर के अंदर देख रहे होते हैं तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाती है, इसीलिए वो आपको थोड़ी सी बेंड नजर आती है। बेंड होने का हरगिज भी ये मतलब नहीं होता कि बॉडी बेंड होगी है, बल्कि स्पीड ऑफ लाइट बेंड होगी है, जो कि आपको एक डिफरेंट व्यू में सब चीजें दिखा रही है। ये स्पीड ऑफ लाइट क्यों चेंज हो जाती है वहां जाकर? क्या ये बढ़ जाती है या कम हो जाती है? और ये बढ़ती और कम होती है तो इसके क्या लॉज हैं? आज हमने इसी के बारे में स्टडी करना है। लेकिन सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट एक्चुअली जब आपकी किसी डेंसर मीडियम में जाए तो उसकी स्पीड कम क्यों हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, जब आपकी लाइट एक वैक्यूम में होती है तो उसको किसी किस्म के पार्टिकल्स के साथ कोई आपके मतलब इंटरेक्शन नहीं होता, और आपकी लाइट सीधी सीधी आती है और सीधी सीधी ट्रेवल करती रहती है, और उसकी स्पीड भी हमारे पास वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो हमारे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जिसको नियरली 30 करोड़ मीटर पर सेकंड भी कहते हैं, 3,300,000 किलोमीटर पर सेकंड भी कहा जाता है। If I am not wrong, yes, 3,3,6,7,8, yes, 300,000 किलोमीटर पर सेकंड भी कहा जाता है, किलोमीटर पर सेकंड भी कहा जाता है। अब ये इवन एयर में भी आ जाए, एयर के मॉलिक्यूल थोड़े से दूर दूर होते हैं, तो इसको कोई बहुत ज्यादा जो है रुकावट किसी भी मॉलिक्यूल से नहीं होती, नतीजा ये नियरली इसी स्पीड से जो है ना एयर में भी ट्रेवल करती जाती है। बट एज सुन एज इट हिट्स द मटेरियल विच इज वेरी डेंसर, यानी जैसे वाटर में वो जाके हिट कर दे, तो अब उसको बहुत ज्यादा डेंसर मॉलिक्यूल्स में से गुजरना है, कि वो मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के काफी करीब करीब हैं, तो ये अपनी क्या करेगी, अपनी बहुत सारी स्पीड रुक जाएगी। आप खुद अंदाजा लगाएं कि फर्ज करें अगर आप भाग रहे हैं एक ग्राउंड में, और ग्राउंड बिल्कुल खाली है, आप एक ग्राउंड के एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने में अगर
10 मिनट लगाते हैं, और अगर आपको मौका अगेन दिया जाए, इस दफा कहा जाए कि आपके दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह पर कोई 2000 बंदा भी आपके साथ भाग रहा है या खड़ा है, उसके बीच में से निकलना है, यानी अगर आपके इर्द गिर्द बंद है, तो आप क्या करेंगे, आप जहां टकराएंगे अपनी एनर्जी लूज करेंगे, जहां टकराएंगे तो आपकी स्पीड में कमी आ जाएगी। जैसे आप अगर किसी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में गाड़ी को ड्राइव करें तो आप क्या करते हैं, आप स्लो स्लो चलते हैं, बिकॉज यू गॉट सो मेनी व्हीकल्स अराउंड यू एंड सो मेनी पीपल अराउंड यू एज वेल, सो यू नीड टू बी केयरफुल। अगर आप फर्ज करें आपकी एनर्जी कम, आपकी स्पीड कम हो जाती है, बट जब हम किसी मोटरवे में जा रहे होते हैं तो आपकी स्पीड जो है वो अच्छी खासी मैसिव स्पीड से आप मूव कर रहे होते हैं। लाइट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। लाइट जब इतने मॉलिक्यूल्स में से जाती है तो मॉलिक्यूल से टकराती है, टकराकर अपनी बहुत सारी एनर्जी लॉसेस भी वहां करती है। बल्कि ये आगे जाकर आप पढ़ेंगे, क्वांटम फिजिक्स में पढ़ेंगे कि लाइट का अगला बिहेवियर क्या होता है, कि वो किस तरह आगे बिहेव करती है। बहरहाल इसकी लाइट जो है, इसकी जो स्पीड है लाइट की, ये सिग्निफिकेंटली कम हो जाती है। यानी आपकी लाइट जानी चाहिए बिल्कुल सीधा, लेकिन आप देखते हैं थोड़ी सी बेंड हो जाती है, यानी यूं जाना शुरू होती है, थोड़ी सी बेंड हो जाती है। सो इस बेंडिंग ऑफ वेव को कहते होते हैं रिफ्रैक्शन, एंड इट इज ड्यू टू द सो मेनी मॉलिक्यूल्स अराउंड दैट पर्टिकुलर मीडियम। उस मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उस वजह से होती है। जितना डेंसर मीडियम होता जाएगा, स्पीड के उतने ही चांसेस होते हैं, लाइट के उतने ही चांसेस होते हैं कि उनकी स्पीड क्या हो जाए, डाउन हो जाए। और जितना आपका थिन मटेरियल होगा तो उतने ही स्पीड ऑफ जो लाइट है वो हमारे पास अच्छी खासी रहेगी। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपका ऊपर वाला मीडियम है, जैसे फर्ज करें अगर एयर में आपकी लाइट जा रही थी और ये अगर वाटर है, एयर को हम रेरर मीडियम भी कहते हैं, रेरर विच इज लेस डेंसर, और ये हमारे पास डेंसर मीडियम कहलाता है। डेंसर मीन मोर डेंसर देन दिस वन। यानी जब आपकी लाइट किसी रेरर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में जाए तो वो बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग को आप रिफ्रैक्शन कहते होते हैं। इस बेंडिंग को आपको याद होगा, मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक चीज बताई थी, एक होता है नॉर्मल लाइन। आप नॉर्मल लाइन ड्रॉ करते हैं जब आपके पास एक मीडियम दिया हो, उस मीडियम के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर लाइन, यानी इसके साथ 90 डिग्री बनाए, इसके साथ ये परपेंडिकुलर, इसको कहते होते हैं जो मीडियम हमारे पास, जो मीडियम का इंटरफेस हमारे पास होता है, उसके साथ परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ की जाती है, दैट लाइन इज नोन एज नॉर्मल। अब ये जो एंगल बनेगा इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे, क्योंकि ये रे जो होती है ये इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे, और ये रे जो होती है ये रिफ्रैक्टेड रे होती है, रिफ्रैक्टेड रे। तो जब लाइट आपकी रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है, ये स्पीड ऑफ लाइट की वजह से ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है, और इस बेंड को रिफ्रैक्शन कहते होते हैं, और इस लाइट को रिफ्रैक्टेड लाइट कहा जाता है, और इसको इंसिडेंट रे कहा जाता है। ये इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे भी कह सकते हैं। सो ये एंगल इंसिडेंट है, और ये एंगल जो बनेगा हमारे पास, ये रिफ्रैक्शन का एंगल बनेगा, रिफ्रैक्शन का एंगल। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। याद रखिएगा, हमेशा जहां मीडियम रेरर होगा, यानी लेस डेंसर होगा देन अदर वन, यानी इसके मुकाबले में ये लेस डेंसर है। लेकिन अगर वाटर से वेव किसी और मीडियम में जा रही हो, लेट्स से वाटर से हमारी किसी ग्लिसरीन में जा रही हो, वो ज्यादा डेंसर अगर हो जाए तो वो और जब बेंड होगा तो फिर आप रेरर मीडियम लेंगे वाटर को और डेंसर मीडियम लेंगे ग्लिसरीन को। इसने ग्लिसरीन से अगर मजीद आगे जैम में चले जाए तो वो ज्यादा डेंसर हो जाता है। सो एज सुन एज यू आर मूविंग टुवर्ड द डेंसर मीडियम, आपका एंगल का छोटा होना शुरू होता है, यानी रिफ्रैक्शन का एंगल जो है वो छोटा हो जाता है, लेकिन इंसिडेंट जो है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है। अगर इंसिडेंट रेरर पे हो तो जो रेरर मीडियम होता है उसका एंगल बड़ा होता है, और जो डेंसर मीडियम होता है उसका जो एंगल होता है वो कंपैरेटिवली छोटा होता है। सो इस बेंडिंग को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम प्रॉपरली लॉज में जाते हैं और इसको मजीद समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बिफोर मूविंग टू दिस, मैं पहले आपको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में भी बताने की कोशिश करता हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है?
आपने एक चीज देखी कि लाइट जब किसी हमारे पास रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है, और इस बेंड को कहा जाता है हमारे पास रिफ्रैक्शन। अगर ये इंसिडेंट रे है तो ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे होगी, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, और ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे होगी। और अगर मैं यहां नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लूं, ये देखें नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लूं, तो इंसिडेंट का एंगल यहां बनेगा और रिफ्रैक्शन का एंगल यहां बनेगा। एक बात याद रखें, अगर रेयर मीडियम से यानी लेस डेंसर से मोर डेंसर की तरफ आप चले जाएं, जब लाइट बेंड होती है तो उसकी बेंडिंग जो होती है स्टूडेंट्स वो नॉर्मल की तरफ होती है। नॉर्मल लाइन थी ना, इसकी तरफ होगी, यानी इसकी तरफ आपका झुकाव ज्यादा होगा। ऐसा नहीं होगा कि बेंडिंग यूं हो जाए इस साइड पर, नो। हाँ, लेकिन अगर डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो ये अपोजिट होगा, फिर आप नॉर्मल से अवे जाएंगे। ये नॉर्मल लाइन ये थी ना, फर्ज करो लाइट को जाना चाहिए था ये सीधा सीधा, ये जाना चाहिए था, तो ये नीचे की तरफ बेंड हुई है, यानी यहां ऊपर की तरफ बेंड नहीं हुई, यूं नहीं हुई बेंड। आप डेंसर में जाएंगे तो आप कहां बेंड होंगे? नॉर्मल की तरफ बेंड होंगे। डेंसर से रेयर की तरफ जाएंगे, यही काम उल्टा हो जाएगा। फर्ज करें यही रे ले लें, ये डेंसर से रेयर की तरफ जा रहे हैं, तो इसको बेंड इधर होना चाहिए था, लेकिन नॉर्मल से अवे हो गया, दूसरी साइड पर हो गया। तो एक बात, दूसरी बात आपका कि आपकी बेंडिंग का दारो मदार भी इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पर है। जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी बेंडिंग भी ज्यादा होगी, ये बात याद रखिएगा। जितनी डेंसिटी कम होगी आपकी जो है, मतलब अगर डेंसिटी और कम होगी तो रे इधर से निकलेगी, और डेंसिटी कम हुई रे इधर से, और अगर ना हुई तो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। यानी दोनों का अगर डेंसिटी इक्वल हुई तो स्ट्रेट लाइन हमारी मूव करेगी। सो आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। ये जो बेंडिंग है ना स्टूडेंट्स, एक्चुअल रे के मुकाबले में जो ये बेंडिंग होती है ना, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते होते हैं। एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। यानी मीडियम में कितनी स्पीड थी, डेंसर मीडियम में कितनी स्पीड थी, और ऊपर कितनी स्पीड थी। मैं आपको पहले ना इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का थोड़ा सा हदूद अरबा समझाने की कोशिश करता हूं, फिर मैं आता हूं कि व्हाट एक्चुअली इज दिस। देखो बेटा, फर्ज करो आप डायमंड रख लें, ये डायमंड है, ये डायमंड है, ठीक है, डायमंड। आपने रे ऑफ लाइट फेंकी, इस लाइट की स्पीड थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। एयर में, वैक्यूम में यही स्पीड होती है। जैसे डायमंड में दाखिल हुई थोड़ी सी बेंड हो गई। अब डायमंड में जो बेंड हुई है इसका दारो मदार स्पीड ऑफ लाइट पे। डायमंड में कितनी, डायमंड की डेंसिटी अच्छी खासी होती है, ये इसकी स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारे पास 1.25 आई गेस, यस 1.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड होती है डायमंड के। जबकि उधर ये, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर लूं, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम एयर में कितनी है 3 × 10⁸, और उसमें कितनी है 1.25 × 10⁸। तो ये आपस में कट गया, ये नियरली आ रहा है 2.25। यानी रिफ्रैक्टिव मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास कितना आ गया 2.25, जिसका मतलब होगा कि ये एक्चुअली रेशो है इन दोनों की। इसका मतलब होगा कि लाइट कितने टाइम्स लेस हो रही है, ये 2.25 टाइम लेस हो रही है, यानी डबल से भी ज्यादा लाइट जो ना वो कम हो गई है, स्पीड कम हो गई है। यानी फर्ज करें अगर आप एक मोटरवे में 80 km/h की स्पीड से जा रहे हैं, एकदम मोटरवे से आप उतर कर गलियों में आप 40 की स्पीड से जाते हैं तो आपकी 2 टाइम्स लेस हो जाती है। और अगर आप 20 की स्पीड से जाना शुरू करें तो 4 टाइम आपकी स्पीड लेस हो गई है। 80 को डिवाइड 20 से करके देखें तो 4 टाइम लेस हुई है, 4 गुना आपकी स्पीड कम हो चुकी है। ऐसा ही है कि स्पीड ऑफ लाइट आपकी रेयर मीडियम में कितनी थी, और उसके हिसाब से स्पीड ऑफ लाइट आपकी डेंसर मीडियम में कितनी। इन दोनों की रेशो को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेल्स अस हाउ मच is the speed, how many times the speed of light
is लोअर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम के हिसाब से कितने टाइम जो है स्पीड ऑफ लाइट वो कम हुई है, और इससे हमें ऑब्जेक्ट की डेंसिटी का भी अंदाजा हो जाता है और बहुत सारी चीजों का अंदाजा हो जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की तरफ चलते हैं। एक बात बताना चाह रहा था स्टूडेंट, थोड़ा सा मैं भूल गया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एक बात याद रखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये 1 से बड़ा होता है, ठीक है, ये 1 से कभी भी छोटा नहीं होता। अगर रिफ्रैक्शन हो रही हो तो, अगर रिफ्रैक्शन ना हो रही हो, स्ट्रेट हो, तो 1 के इक्वल भी होता है। मतलब लाइट आपकी एयर से एयर में ही जा रही है तो इसकी वैल्यू भी वही है, इसकी वैल्यू भी वही है, क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो दूसरा मीडियम भी एयर ही है, तो दोनों 3 × 10⁸ होंगे, कटेंगे 1 आएगा। लेकिन अगर आपकी रिफ्रैक्शन हो रही है तो याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ग्रेटर होता है, बिकॉज C इज ऑलवेज ग्रेटर देन V। C हमेशा V से बड़ा होता है। तो फर्ज करो ये C अगर V से बड़ा हो, जैसे देखो अगर ऊपर वाली वैल्यू 4 है, नीचे वाली 2 है, तो आंसर आपका 2 आएगा हमेशा। अगर ऊपर वाली नीचे वाली से बड़ी हो, आंसर हमेशा 1 से ग्रेटर आएगा, 1 से स्मॉलर नहीं आ सकता। इवन 2.02 भी कर लो, 2 से डिवाइड करो तो 1.01 आ गया। If numerator is greater than denominator, then your answer will always be greater than 1. If numerator is smaller than denominator, then answer is always less than 1. If numerator is equal to denominator, then your answer is 1. So since the greatest speed is in air or in vacuum, so this is always greater than this. So numerator is greater than denominator, your answer will be always greater than 1. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से बड़ा ही होता है, कभी भी छोटा नहीं होता। अब चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको स्नेल्स लॉज भी कहते हैं, स्नेल ने ये लॉ दिए थे और उनके नाम से ये मंसूब हुए। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को समझने से पहले, ऑल्दो कि ये बात मैंने समझाई है, मैं दोबारा समझाना चाहूंगा, आपको एक नॉर्मल लाइन को डिस्कस करना लाजमी है। फर्ज करें ये एक मीडियम है विच इज डेंसर मीडियम, ये डेंसर मीडियम है हमारे पास, डेंसर, ठीक है, और बाहर जो है रेयर मीडियम है जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है, लाइट की एक रे आ रही है, रेयर। आपकी लाइट जाके इस पे जाके स्ट्राइक करती है इसकी बाउंड्री पे, इसको इंसिडेंट रे कहते हैं, इंसिडेंट रे। जब ये डेंसर मीडियम से टकराएगी तो डियर स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, जिस पॉइंट पर टकराएगी वो पॉइंट आपका इस मीडियम का और इस मीडियम का बाउंड्री पॉइंट है, दैट इज अ बाउंड्री पॉइंट। यानी उससे ऊपर रेयर मीडियम है, उससे नीचे डेंसर मीडियम है। इस बाउंड्री पॉइंट का आपने यानी इस डेंसर मीडियम का परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर इज अ लाइन दैट मेक्स द 90 डिग्री विद द मीडियम, मीडियम के साथ 90 डिग्री प्रोड्यूस करे, इसको नॉर्मल लाइन कहेंगे, ये नॉर्मल है। अब होगा क्या, when a light from rarer medium strikes the boundary of denser medium, जब वो denser medium की बाउंड्री के साथ स्ट्राइक करती है, it's supposed to go straight, इसको जाना सीधा चाहिए, लेकिन जाती सीधी नहीं है, ये थोड़ी सी बेंड हो जाती है, नहीं यूं, ये बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग को रिफ्रैक्शन कहते होते हैं। ये इस रे को रिफ्रैक्टेड रे कहा जाता है, रिफ्रैक्टेड रे हमारे पास है। अगर हम एंगल देखें, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंट और इसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। द एंगल वेयर द डेंसर मीडियम लाइज इज ऑलवेज लेस देन द एंगल विच इज ऑन रेयर मीडियम। रेयर मीडियम बनने वाला एंगल हमेशा डेंसर मीडियम से बड़ा होता है, डेंसर वाला छोटा होता है। जितना डेंसिटी बढ़ेगी एंगल भी छोटा होता जाएगा। आपने देख लिया, ये था हमारे पास रिफ्लेक्शन का फिनोमेना जो आपने समझा। अब हम आते हैं इसके लॉज पर। पहला लॉ जो ये है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये 3 लाइनें हमारे पास थी। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, they all lie at same plane। ये जिस जगह पर इंसिडेंट होती हैं, जहां जाके ये टकराती हैं,
यानी जहां जाके ये इंसिडेंट होती है, जिस पॉइंट पर जाकर, ये एक ही प्लेन में होता है, यानी ये तीन लाइनें इस एक ही प्लेन के ऊपर लाई करती हैं, एक ही प्लेन के ऊपर, ठीक है। प्लेन चेंज नहीं होते, ये ना हो कि वो किसी और प्लेन पे, नेवर, इट हैपेंस एट द सेम पॉइंट एंड सेम प्लेन एज वेल, ठीक है। ये पहला लॉ। दूसरा लॉ, इसको स्नेल लॉ भी कहा जाता है। स्नेल ने ये लॉ दिया था। स्नेल ने कहा था कि अगर इसका रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंस और रेयर मीडियम का साइन थीटा, इंसिडेंट रेयर मीडियम में इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। रेयर मीडियम का प्रोडक्ट ऑफ एन एंड साइन थीटा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ ये रेयर मीडियम का, ये डेंसर मीडियम का, यानी ये एयर का ये मीडियम का साइन थीटा आर के, ये इसके इक्वल होता है। एक्चुअली लॉ ये मैं आपको बताता हूं, पहले आप सिर्फ इस जगह को समझने की कोशिश करें, इस जगह को। उसने ये कहा था कि जो आपका साइन थीटा होता है ना, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन के, किसी एक मीडियम पर। अगर मीडियम रेयर की बात करें तो उसका जो एंगल बनेगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमेशा छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, यानी दोनों एक दूसरे के इनवर्सली रिलेट करते हैं। यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका छोटा हुआ तो साइन थीटा उसका हमेशा बड़ा होगा। मैंने अभी एंगल का बड़ा कहा था कि जहां रेयर मीडियम होगा वहां एंगल बड़ा होता है। तो चूंकि याद रखें एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, मैंने आपको यह बताया भी था, मैंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C ओवर V के इक्वल है। अगर आपकी लाइट C से C में, यानी एयर से एयर में ही जा रही है, तो C ओवर C हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है हमारे पास, किसका? एयर का। ये बहुत ज्यादा है, तो यहां ज्यादा है तो यहां का एंगल भी हमारे पास बड़ा होगा। यानी एक्चुअली कहने का मतलब है जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास बड़ा होगा, ठीक है, यानी होगा, और आपके पास उतना ही एंगल छोटा होगा। चूंकि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में होता है 1, मैं अगर पता नहीं मैं पीछे ज्यादा बोल गया था 1, तो उसका एंगल भी बड़ा होगा, सबसे बड़ा। और इसके बाद जितना जितना मीडियम बड़ा बढ़ता जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ग्रेटर होता है। जैसे अभी आपने डायमंड का पढ़ा था 2.24 था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, उसका एंगल छोटा हो जाएगा। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा एंगल छोटा। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी, साइन थीटा प्रोपोर्शनल होता है 1/n, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं, इक्वल का साइन लगता है, कांस्टेंट यहां 1 लगता होता है, कांस्टेंट यहां लगेगा, कांस्टेंट, सॉरी। तो n डिवाइड हो रहा है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट के इक्वल हुआ। यानी इसका मतलब है n साइन थीटा हर जगह पे कांस्टेंट होता है। अगर हम बात करें रेयर मीडियम की, एयर की, तो ये उधर वही होगा, थीटा 1 कर लें। अगर हम डेंसर की करेंगे वहां का भी प्रोडक्ट n साइन थीटा का वही होगा, सेम आंसर होगा। यानी किसी बॉडी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और उसके साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर लें, तो जो आंसर आपका आने वाला है ना, वो हर जगह पे कांस्टेंट होगा उनका प्रोडक्ट। सो हम कह सकते हैं कि अगर ये इधर कांस्टेंट है, ये इधर भी कांस्टेंट है, वही वैल्यू है, तो हम कह सकते हैं एयर में बनने वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका साइन थीटा इक्वल होता है मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम के साइन थीटा के। मीडियम का साइन थीटा रिफ्रैक्शन में बना था, ठीक है। इसके अंदर एक और डेंसर मीडियम रख लेंगे, लाइट जब उसमें जाएगी तो वहां भी एन और साइन थीटा का प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा उस जगह पर भी। सो जैसे जैसे आपका मीडियम चेंज होता जाएगा एन साइन थीटा कांस्टेंट ही होगा। एग्जांपल देता हूं, फर्ज करें साइन थीटा का आंसर इस जगह पर ना, एयर में साइन थीटा का आंसर 5 आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, दोनों को मल्टीप्लाई करो 5 आ गया। आई होप समझ रहे होंगे। इधर अंदर चले जाए, डेंसर मीडियम में आपका साइन थीटा 2.5 है और n हमारे पास 2 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करें 5 आ गया। मजीद आगे चले जाएं, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई, और जबकि n 5 है तो दोनों को मल्टीप्लाई करें फिर 5 आ गया। इनका प्रोडक्ट हर जगह पे कांस्टेंट ही होता है। ये हमने कांस्टेंट रख लिया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर में कितना है? 1,
साइन थीटा आई, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का, इसको एन ही रहने दें, साइन थीटा आर, क्योंकि उसका एन तो खत्म हो चुका है। ये मल्टीप्लाई है स्टूडेंट्स, यहां जाके हो जाएगा डिवाइड। तो एन का फॉर्मूला हमारे पास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला, अगर लाइट आपकी एयर से किसी डेंसर मीडियम में जा रही है तो उसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा आई ओवर साइन थीटा आर। लेकिन फर्ज करें अगर किसी एक मीडियम जो कि डेंसर हो उससे कंपैरेटिवली मोर डेंसर मीडियम में जा रही हो तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, ये देखें यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी एक से दूसरा, इसको प्राइम कर लो, ये वहां जाके डिवाइड हो गया, ये याद रखिएगा। यहां तो ये 1 आ गया था ना, इसलिए ये इजीली सॉल्व हो गया। बट अगर यहां के डिफरेंट आंसर्स हो, फर्ज करें एयर से आप किसी डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, किसी और डेंसर मीडियम से किसी तीसरे डेंसर मीडियम में जा रहे हैं, तो आपको उस डेंसर मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता चाहिए, तो उन दोनों की डिवीजन से सोल्यूशन हमारे पास होगा। ये वाला और ये वाला इनवर्स है, यानी सेम वाला है, यानी देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है ये उस साइड पे, अगर ये हमारे पास इंसिडेंट वाला है, ये भी इंसिडेंट वाला जो है इंसिडेंट आई रख लेता हूं, और ये रिफ्लेक्शन वाला आर, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये क्रॉस में मौजूद है, सेम पोजीशन वाले। आई होप स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचता है। इसके आगे एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो पढ़ लीजिएगा, कोई इतने मुश्किल नहीं है, एक्सपेरिमेंट ऐसे ही है, कोई इसमें कोई नहीं है, बस रीड आउट करने की जरूरत है। जो मेन फिनोमिना आपको समझाना था वो मैं आपको समझा चुका। अगले लेक्चर तक आपसे इजाजत चाहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।